by the most Gundam Vishweshwarya. Who is he? Who is he? Most Gundam Vishweshwarya. आप इंडिया के इंजीनियर हैं, आपको यही नहीं पता कि फर्स्ट इंजीनियर कौन थे। और आज का जो युवा जोश आप सबके अंदर है, इसी युवा जोश को पूरा भारतवर्ष मना रहा है, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो भी हमें अपने वक्तव्य दिए कि आप जो आरएसएस पिछले एक साल से एकल अभियान की यात्रा पर निकला है, 26 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ लखनऊ से हुआ था। तो जो बीज एक लखनऊ में जन्म लिया था पिछले साल, इस साल उसकी जर्नी बहुत दूर दूर तक फैल गई है, जिसके बारे बीच में है वो आपको बताएंगे। तो आप सब युवा इंजीनियर्स की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री दुर्गेश जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के और चांसलर अवार्ड से सम्मानित है। और एकल फ्यूचर जो हमारा अभियान है, एकल फ्यूचर को लेकर आगे चल रहे हैं। अभियान में जो रोजगार और आगे आप सुनेंगे स्वास्थ्य, हम सभी भारत के जूते हैं। आप सहमत हैं? जोर से। इसके चलते बनाया है चले गांव की ओर, हमें फिर से एक देश बनाना है। चले गांव की ओर, हमें फिर से एक देश बनाना है। और इनके साथ हमारे एक और खेल से संबंधित एक और युवा हमारे साथ आज हमारे मंच पर मौजूद हैं, श्री रविकांत मिश्रा जी, जिनको सर्वोच्च खेल और युवा सम्मान और लक्ष्मण पुरस्कार, विवेकानंद राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों हैं जिनके और आपके हमारे, मैं आपके व्याप पर इनको स्वागत के रूप में बुके भेंट करना चाहता हूँ। तो अनिल चौधरी जी, आप एक बच्चा कोई आ जाए, कोई भी युवा इंजीनियर, बेटा आप आ जाओगे भाई। दुर्गेश जी, जोरदार तालियां। सबसे पहले जितने भी हमारे इंजीनियर दोस्त हैं, ये अपनी बात को भारत माता की जय से शुरुआत करेंगे। तो जिस जोश के लिए आप लोग जाने जाते हैं, उसी जोश के साथ होगा भारत माता की। थोड़ा मेयर का खून दिखना चाहिए यहाँ पे ना, हम लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत में बहुत थोड़ा सा समय एकल अभियान के विषय में आप लोगों को बताऊंगा, बताने की कोशिश की है। और इसके बाद मैं अपने जीवन का कुछ पल, कुछ छोटी सी कहानी अपने जीवन के आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। समय से जुड़े हुए मेरे बहुत से दोस्त और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मेरे माता पिता बहुत कम लोगों को इस विषय में पता है। मैंने भी एक समय पे बीटेक किया था और बीटेक के बच्चों में दर्द मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। सेमेस्टर फिर सेमेस्टर और मेरे साथ बड़ा दुख ये था कि उस टाइम मैं खेलता भी था। मैं टीम इंडिया के सेम टाइम पे जो मैं बीटेक कर रहा था, तब मैंने लोगों ने पिछले एक घंटे में क्या क्या झेला यहाँ बैठ के, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके लिए माफी कि हम लोग इतना लेट आए, उसके लिए पहले सबसे पहले जैसे आप सभी से माफी चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने एकल अभियान के विषय में बताऊंगा। जिस अभियान, जिस परिवार, जिस कुटुंब का मैं भाग हूँ और एक युवा होने के नाते मैंने कोई राजनीतिक दल लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होने के बाद भी नहीं चुना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चुनी, कोई और फील्ड नहीं चुनी जिसमें मैं जाऊं। मैं एक ऐसी संस्था में गया जहाँ पूर्णतः समाज सेवा की। 1987 के आसपास ये मेरे भाई बहन हैं, उनको ये बात लगता होगा कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरे देश में है। मगर अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आप आज भी ऐसी समस्याओं को देखेंगे कि गांव में जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता था और 90 के दशक में जाता था, वहां ये समस्या देखने को मिलती थी कि कई बार
ब्राह्मण क्षत्रिय का बच्चा टेबल पे बेंच पे आराम से बैठता था, और जो बाकी के बच्चे होते थे उन्हें जमीन पे बैठना पड़ता था। कई बार ये भी देखने को मिलता था कि उन बच्चों को सेम मटका यूज नहीं करने दिया जाता। आप खुद सोचिए, आपका मेरा मुझे लगता है इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन एक बराबर ही होगा। किसी बच्चे को अगर बचपन में ये बात कही जाए कि तुम नीचे बैठो, या तुम उस मटके में पानी नहीं पी सकते हो, या हमारे साथ खेल नहीं सकते हो, वो स्कूल कभी नहीं आएगा, चाहे कितने भी अभियान चला ले, कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि उसको वहां पे वो इज्जत वो प्यार नहीं मिल रहा है। ये सोच के एकल अभियान की शुरुआत हुई कि उन जगहों पे एकल विद्यालय की शुरुआत की गई परेशान है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के जगहों की, झारखंड की, जम्मू कश्मीर के आगे की जगहों से, लद्दाख की, जैसी जगहों को इन लोगों को पता है अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो पत्थर कौन मारेगा, अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो उनको आप ब्रेन वॉश किस तरीके से करेंगे। इसीलिए राजनीति को ढूंढा गया कि गांव में सबसे शिक्षित कौन है। पहली प्रायोरिटी ये देखी गई कि शिक्षित मतलब वो महिला, वो बहन, वो पुरुष था। दूसरी प्रायोरिटी ये देखी गई कि वो महिला है, मतलब उसके साथ साथ वो शौर्य समाज की हो। शौर्य समाज जिसे आप अपनी साधारण भाषा में हरिजन समाज कहते हैं, उस समाज की वो बहन। उसके बाद वो उस गांव के सभी बच्चा पढ़ने आएगा, तो जो भी बच्चा पढ़ने आएगा उसको साष्टांग होकर अपनी टीचर को प्रणाम करना है, अपने आचार्य को प्रणाम करना है। मतलब एक हरिजन समाज की बहन उस गांव का, अगर ब्राह्मण का बच्चा है, क्षत्रिय का बच्चा है, शूद्र का बच्चा है, कोई भी हो, डजंट मैटर, अगर आपको हमारे विद्यालय में आके पढ़ना है तो आपकी पहली मजबूरी यही है उस छात्र की, उसे झुक के साष्टांग प्रणाम करना। मतलब उस गांव में, जिस गांव में कभी ये देखने को मिलता था कि एक बहन को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, कि सेम तखत पे बैठ नहीं सकती है अगर घर का कोई बुजुर्ग जेंट्स बैठा है, तो वैसे गांव में जहाँ पे हरिजन समाज के लोगों को सेम थाली में खाने नहीं दिया जाता था, वैसे गांव की एक बहन पढ़ाती है और सभी लोगों को झुक के उसे प्रणाम करना पड़ता है। इस शुरुआत को 1987 से किया गया, और अभी 2017 में भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है सोशल वर्क का, जिसे भारत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा गांधी पीस प्राइज एकल अभियान को मिला। इसके साथ ही साथ 2019 में कार्यक्रम किया था, परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। इस अभियान के साथ साथ अब हमने शबरी बस्ती शुरू की, मतलब जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में स्लम्स कहते हैं, और वो स्लम भी बिल्कुल वैसे ही मैं अपने परिवार जैसे आप सभी को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बीटेक का एक छात्र रहा हूँ। तो जब आप किसी ऐसे पद पे आते हैं, आप किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, किसी भी दायित्व पे आ गए, तो विश्वविद्यालय जैसी कम्युनिटी में चाटुकार बहुत ढूंढते हैं। जिनका सुबह से एक काम होता है, भैया नमस्ते, भैया प्रणाम। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो आपके साथ चलना चाहती है, भैया नमस्ते, भैया प्रणाम, भैया फोटो, भैया कैंटीन। तो वैसे लोगों को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं था, मुझे धरने देने नहीं थे, तो मैं क्या करूँ, क्या इनको बैठा के कैंटीन में मैं खिला भी नहीं सकता था। तो हमने फिर शुरुआत किया कि हम स्लम के बच्चों को एजुकेट करने का काम करें। नीड थी हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास, करें क्या, तो हमने कहा कि हम एक टीम बनाते हैं और हम जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो नियरेस्ट स्लम के बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि शबरी बस्ती के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अभी लखनऊ के अंदर से ऐसे ही 9 स्लम हमने अडॉप्ट किए, 9 अलग अलग शबरी बस्ती अडॉप्ट की। हर स्लम में अराउंड 300 बच्चों की टीम हमने डिसाइड की कि हर दिन बच्चे स्विच होंगे, मतलब महीने में आपका सिर्फ एक बार नंबर आ रहा है। और बच्चों के दिमाग में एक चीज एकदम सिंपल हमने रखी कि यहाँ पे आप बच्चों के लिए नहीं जा रहे, मतलब स्लम के बच्चों को कुछ सिखाने के लिए नहीं जा रहे, आप खुद सीखने के लिए जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, आप भी अगर अपनी लाइफ में भी वो चीज देखेंगे, हमें से मैक्सिमम लोग जिस चीज के पीछे पागल है वो है अटेंशन। चाहे आप में से अधिकतर लोग जो इस कैंपस में, बड़ा खूबसूरत सा कैंपस है आपका, आते होंगे तो आप देखते होंगे कि अटेंशन के चक्कर में रील बनाते फिर रहे हैं ताकि उन्हें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। अभी भी आप में से बहुत से दोस्त होंगे जो अपना स्टेटस अपडेट करेंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इसमें जो बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, अगर उनको वास्तव में अटेंशन देखने की, अटेंशन होता क्या है, वो वहां पे जाए तो उन्हें दिखता है कि गरीब बच्चा बिना कुछ देखे आपके पास आता है, आपसे इज्जत से बात करता है, और वास्तव में हम वही चाहते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे 4 दोस्त हमसे बोलते हाँ यार पढ़ने में बहुत अच्छे, अरे भाई यार तुम बड़े स्मार्ट लगते हो, भले मेरा भाई कैसा भी लगता हो, मतलब बोल दिया तो दिन बन गया ना कि भाई बड़े, कोई फिल्टर नहीं यूज करना है, कोई महंगा मोबाइल नहीं लेना है, कोई रिंग नहीं बनाना, फिर आप बताएं, तो वो चीज हम कर सकते हैं। दूसरा, हमें दाल चावल का भाव पता लगता है, जो हम अपने माता पिता से हमेशा उम्मीद रखते हैं। जब हमें एक पिताजी आपकी ये बाइक दी थी, अब ये लेटेस्ट बाइक का ये वो चाहिए, ये आईफोन का ये सिंगल कैमरे वाला देगा, टेलीफोन वाला एक कैमरा है, वो वाला कैमरा चाहिए 1.5 लाख रुपए का।
तो हम जो इस किस्म की मांग करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें देखता है कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो व्यक्ति परेशान है वो अपना जीवन कितनी खुशी से जी रहा है, और हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और हम नहीं यूज कर पा रहे अपनी लाइफ में। और मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि आपने या मैंने कोई तीर नहीं मारा था कि हम एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में पैदा हो गए। आप आज इस कॉलेज में बैठे हैं, इस कैंपस में बैठे हैं, एक ही कारण है, शायद आप में से एक या कोई दो स्टूडेंट ऐसे हो जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो, ऐसी परिस्थितियों में से उठ के आ रहे हो। सिर्फ एक कारण की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपके माता पिता भी सक्षम थे, आपको यहाँ तक उन्होंने भेज दिया। और मुझे लगता है हम सभी युवाओं ने एक समय पे सबसे बड़ा झूठ ये बोला है, इस तरह से अपने विद्यालय में हाथ उठा दिए कि हम भारत के लोग, हम सब भाई बहन। अगर हम सब भाई बहन हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्लम में रहने वाला वो बच्चा, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस देश में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, इस देश का नागरिक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एजुकेशन मिले, वो किसी भी माध्यम से मिले, एजुकेशन मिले। हमारा उसके साथ संवाद सिर्फ ये ना हो कि हम अपनी कार का शीशा खोलें, कोई बच्चा बाहर आए उनसे भीख मांगने के लिए। उसने वास्तव में जीवन में आप विश्वास करिएगा, अगर आपके पास ₹1 भी ना हो, आपने सिर्फ उसके साथ स्माइल से बात करी, उसके सर पे हाथ फेर दिया, उसे भाई बोल दिया, आपको वो ज्ञान देगा, वो उतनी रिस्पेक्ट देगा जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। अगर हमने कोशिश की कि हम अपने एकेडमिक्स के टाइम पे जो टाइम वेस्ट करते हैं पबजी और बाकी गेम खेलने में, जो टाइम वेस्ट करते हैं किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करने में, 5 साल चले जाते हैं, फिर पता लगता है लाइफ भी बर्बाद हो गई। अगर वो हमने बाहर लगा दी 5 साल, तो हमें एक आदमी बनता हुआ दिखेगा। ये बच्चा जो हाई स्कूल इंटर के आसपास है, वो किसी लायक हो गया। तो हम अपनी लाइफ को उस दिशा में ले जाए, हम अपनी लाइफ को सर्विस की दिशा में ले जाए जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। अगर आप प्राउडली कह रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं और हमें गर्व है इस बात का, सबसे पहले आती इसीलिए हमने कहा भारत माता की जय। ये भारत माता की जय अपने आप में बात बताता है कि हम सभी लोग इस देश को मां मानते हैं। इस देश को मां मानने का यही तात्पर्य है कि इस देश में पैदा हुआ एक एक बच्चा, चाहे वो गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, हमारा भाई या बहन है, उसकी इज्जत करना हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये छोटा सा निवेदन आप सभी से है कि आप कुछ कर सके ना कर सके, एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। एक महाराजा थे, बहुत बड़े महाराजा थे, तो उन्होंने एक बार दान दिया। तो जितना उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी, पैसे वगैरह, उन्होंने कहा हम दान देंगे। और एक बहुत बड़ी लाइन लगी, बहुत बड़ी लाइन। वहां पे एक ब्राह्मण था जो गरीब था, वो लाइन में आगे खड़ा था, तीसरे या चौथे नंबर पे। उसे देख रहा था बहुत सारा सामान बच रहा है। उसके पीछे वाला व्यक्ति एक खड़ा था, उसने कहा कि भाई साहब ये तो थोड़ी जल्दी है, मुझे जाना है, तो आप मुझे आगे करो, आप पीछे आ जाओ, आपके पास तो समय। उसने कहा चलो आगे आ जाओ। उसने आगे किया, फिर पीछे वाले व्यक्ति ने यही कहा कि भाई साहब मुझे आगे आने दीजिए, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। उसने कहा चलो ठीक, चलो ठीक। थोड़ी देर बाद उसे लिखा कि सामान बस खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे वालों को जल्दी जी चले, तो मूर्ख है, इसको बोल देंगे, तुम्हें रिक्वेस्ट करके पीछे आ जाएगा, हमें सामान मिल जाएगा। ऐसा करते करते वहां पे अधिकतम लोगों को मिल गया, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिला, उस आदमी को जो दूसरों को पानियां दे रहा था, नंबर दे रहा था। तो महाराजा ने लास्ट में उसको बुलाया, था भाई तुम मूर्ख हो गया, तुम सबसे आगे थे, तुम्हें अधिक सामान मिल सकता था, फिर भी तुमने नहीं लिया, सबको जाने दिया। उसने कहा देखिए साहब, आपके पास धन था दान देने को, तो आपने धन दान दिया, मेरे पास धन तो था नहीं, मगर अगर आपने एक एक आदमी को 1000 रुपए दिए, मैंने अपने आगे 30 लोगों को जाने दिए, तो मैंने 30,000 रुपए अपने लेवल पे दान दिया बिना 1 रुपए के। तो मेरे पास पानी की दान देने, तो मैंने पानी दान दिया। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास दान देने के हम एजुकेशन दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते तो हम प्यार से स्माइल कर सकते हैं, ही भावना के साथ नहीं देख सकते। तो इतना हम सभी लोग करें, यही आप सभी से जितने मेरे भाई यहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है। सर मेरे पास 10 मिनट और से बोलेंगे, 5 मिनट, जिसमें मेरा ये बीटेक एक्सपीरियंस है, और ये मैंने अभी तक शायद भी कहीं बोला हो। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी ऐसे बहुत सी जगहों पे बोलने के लिए चुना है, जहाँ पे मैं जाता हूँ बोलने के लिए, और अधिकतर जगह ऐसे होती है जहाँ लोग नहीं जाते, जैसे जेल हो गया, जेल वगैरह हो गए, बाकी ऐसी जगहों पे उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मुझे केंद्र और राज्य सरकार दोनों देखती है। तो मैं अपने जीवन की छोटी से आप लोगों को कहानी बताता हूँ। मुझे मेरा पढ़ाई की शुरुआत मेरे पिताजी सेना में थी, तो केंद्रीय विद्यालय से हुई, और 9th में आते आते मेरे पिताजी की पोस्टिंग लद्दाख के पास हुई। तो फील्ड में से वापस आ गया, और मेरा पूरा मीडियम इंग्लिश था, मैं एकदम से हिंदी मीडियम में आया 9th क्लास में। तो मुझे बहुत डिफिकल्ट था कि मैं कैसे पास करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 8th तक भी ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, मैं 50-55% लेके आने वाला व्यक्ति था, किसी तरह से बस
निकल जाएगी, है ना। तो वैसे ही मेरा जीवन चल रहा था। गोरखपुर में कॉलेज में राणा प्रताप इंटर कॉलेज, जहाँ के संरक्षक जिस समय के मुख्यमंत्री थे, उसी विद्यालय मैंने एडमिशन लिया था 9th में एडमिशन लिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने कुछ सीनियर से पूछा कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि 9th के मेरे हाफ ईयरली जो वो पास हो जाए, क्योंकि समझ में मेरे को कुछ नहीं आया। भाई साहब हो सके तो उसको रिकॉर्ड लगे तो आप मैंने कहा मेरे को स्कीम पता लगी कि आप कैसे पास होंगे। मैंने कहा ठीक। मैं बहुत सीरियस होकर मैंने एनसीसी में उस समय जूनियर लीग में गोरखपुर में एडमिशन लिया, और साथ ही साथ जब मैंने एनसीसी ली तो मेरे को मेरा सिलेक्शन हुआ राइफल शूटिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। मेरा 9 पूरा राइफल शूटिंग मेरा स्टेट में हमारे गोरखपुर से पहली बार न्यूयॉर्क का स्टेट में मेडल लेके आया हमारे कॉलेज से। तो हमारा कॉलेज बहुत खुश। मैंने अपने कोर्स से जस्ट पहले देखा कि हमारे कॉलेज की मैगजीन की जो फ्रंट पेज है उसमें मेरी फोटो है। वो फोटो देख के मैंने अपने घर वालों को सबको दिखाया, देखिए फोटो आ गई, फोटो आ गई। मेरे पिताजी ने कहा पास हो गया। मेरे पापा ये रिजल्ट इन द फर्स्ट ईयर इंटर, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आता है वो समय जिसमें आप सभी लोग हैं, मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर। मेरे पिताजी का बड़ा मन था कि तुम बीटेक करो, और लखनऊ में एक सरकारी संस्था है, वहां भी मेरा एडमिशन हो गया। स्पोर्ट्स कोटे के कारण, बिल्कुल पढ़ाई का कारण नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में खेल रखा था। तो मेरा लखनऊ में एडमिशन हो गया। मैं लखनऊ में आया बीटेक करने के लिए। आप में से जिस व्यक्ति के मैक्सिमम बैक आए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन है? फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 5 बैक लिए थे गेम में, और उस समय मैं बाहर, मैंने पूरा अपना गेम पे फोकस था मेरा। मैं बीटेक में एक्चुअली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि बीटेक करना है क्या करना। मेरा सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। मैं खेलने के लिए गया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा पूरा बाहर था। लास्ट के टाइम पे आया, मैंने एग्जाम दी। सेकेंड सेमेस्टर अब मेरा सिर्फ बचपन से, क्योंकि मैं डिफेंस से जुड़ा हुआ था। पहले जो लोग एनसीसी जानते हो उनको पता होगा, मेरा एसएसबी आया और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने रिकमेंड हो गया, क्योंकि मेरे पास बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतनी थी जो लोगों ने मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड किया। जब मैं रिकमेंड हुआ उसके बाद मेरे कान में, क्योंकि मैं जब 8th ग्रेड में पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं मार्शल आर्ट्स खेलता था, तो मेरे इयरड्रम्स उसके पीछे की हड्डी टूटी हुई थी। तो उसके टूटने के कारण मैं मेडिकल आउट हो गया। अपना बीटेक, मेरे ख्याल से ये बीटेक समाप्त होने के बाद की बात है, किसी तरीके से मैंने समाप्त किया, और उसके बाद मैं मेडिकल आउट हो गया। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार मेडिकल आउट हो चुके हो, एक ही तुमने सपना देखा था कि मुझे सेना में जाना है, अब मैं क्या करूंगा, इतना पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ खास की नहीं, सिर्फ सेना में जाने का सोचा था मैं करूंगा। तो मैंने कहा कि अब मैं जिस भी फील्ड में हूँ, अभी मैंने जितना बताया कि हम लोग एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को अगर आप किसी भी स्लम में जाएंगे, पैन इंडिया लेवल पे जितनी भी हमने स्लम्स को अडॉप्ट किया है, वहाँ के बच्चों से अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपको नमस्ते भैया, राम राम भैया कुछ नहीं बोलेगा, वो आपसे बोलेगा जय हिंद। क्योंकि जो मेरा सपना था मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, उस सपने को अब मेरा ये ड्रीम है कि कम से कम भारत में जितने भी स्लम्स हैं वहां पर पूरा कर सकें। उन सभी बच्चों को एक प्रॉपर डिसिप्लिन हम लोगों ने टाइम टेबल दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म बना रखी है, कैसे वो आएंगे, कैसे बैठेंगे। अगर बैठे हुए बच्चों को कहा बैठे बैठे सावधान, तो वो सीधा बैठ जाएंगे। बैठे हुए बच्चों को बोला कि बाएं मुड़, तो उसी तरीके से बाएं मुड़ करेंगे। तो अभी से उन्हें उस तरीके से ट्रेन किया सारे स्लम्स के बच्चों को कि वो सेना में जाएंगे। ये बात बताने का सिर्फ जितना सब देखता कि ऐसा लड़का जिसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद भी जो उसका सपना था, जो आपका कई बार ऐसा होता है कि आपके ड्रीम्स होते हैं नहीं पूरे हो पाते, और हमें ये लगता है कि यार मेरा सेना में जाना सपना था और नहीं पूरा हो पाया तो मैं लाइफ में क्या करूंगा। ये सपना एक टारगेट अगर आप कभी भी अपनी लाइफ में रखेंगे, मेरा एक टारगेट है एक जॉब, तो विश्वास करिए आज नहीं तो कल आपका दिल पक्का टूटेगा। अगर आपने छोटे स्तर पे कुछ सोचा कि आपने नौकरी सोची है कि हाँ ये XYZ मेरी नौकरी है, मुझे प्राप्त करनी है, जिस भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट भी सोच रहे हैं कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, जिस दिन आप बन जाएंगे बिलीव भी कभी ना कभी आपका दिल टूटेगा, भरम टूटेगा कि नहीं इतनी मौज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बहुत से कष्ट है वहां में। अगर आप सोच रहे हो आपको सर्विसेज में जाना है, मगर अगर किसी व्यक्ति ने अपना धैर्य रखा है कि मुझे सेना के क्षेत्र में देश के लिए काम करना है, सिर्फ ये नहीं कि मुझे सेना की नौकरी चाहिए, सेना के क्षेत्र में देश के लिए काम करना है, नौकरी नहीं भी लगी तो देश के लिए काम करना है, वो विजन हमेशा रहेगा। देश के लिए काम करने के 100 तरीके। अगर आप हमेशा सोचते रहे कि नहीं मुझे अपने लिए करना है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
किसी व्यक्ति ने सोचा अपने लाइफ में कि मुझे अपने गांव के, और अगर आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने सोचा मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा, अगर मैं बीटेक कर रहा हूं तो मेरी पढ़ाई इस दिशा में जाएगी कि इस देश के लिए मैं कुछ कर पाऊं, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उससे नीचे का अगर आपका एक भी टारगेट है तो आपके नाम आएंगे और चले जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, जितने भी बड़े लोग हैं, रतन टाटा, स्वामी विवेकानंद जी, इनका कभी टारगेट नहीं था कि मुझे अपना नाम करना है, अपने माता पिता का नाम करना है, अपने गांव का नाम करना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम करना है। इनका सबसे पहले था कि मुझे अपने देश का नाम करना है। हमें से किसी का भी अगर ये टारगेट अभी से है कि मुझे जो भी काम करना है वो मेरे देश के लिए हो, तो विश्वास करिएगा उसके रास्ते थोड़े बहुत उसमें दिक्कतें आएंगी, थोड़ी बहुत समस्या आएंगी, मगर उसकी लाइफ बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। एक छोटा सा बस सारी बातें बताएं अपनी एजुकेशन और इन सारी चीजों को लेके। 9th स्टैंडर्ड में एक हमारे यहाँ कैंप होता है आरडीसी, एनसीसी में रिपब्लिक डे कैंप, जो आप लोग 26 जनवरी पे टीवी पे कैंप देखते हैं, मतलब ड्रिल देखते हैं, उसमें एनसीसी के बच्चे आते हैं, वो कैंप था। उसके लिए मैं गया था। मेरी अभी भी हाइट छोटी ही है, उस टाइम और छोटी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। मेरे को एक 11 GR के गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी ने ये कह के भगा दिया था कि तेरी हाइट छोटी है, और वास्तव में ऐसा भी नहीं कहा था, उन्होंने मेरे को लिटरली कहा था कि तू नाटा निकल यहाँ से। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू नाटा निकल यहाँ से। और जबकि मैं स्टेट्स में उस समय खेल चुका था, मेरे पास गोल्ड मेडल था, मेरी ड्रिल बहुत अच्छी थी, मेरा जितना जीएस वगैरह का पोर्शन है वो सब बहुत अच्छा था, सिर्फ एक कारण से मुझे निकाला कि मेरी हाइट छोटी थी। हम सभी को किसी ना किसी चीज का, कई बार कलर का, कई बार अपने लुक का, कई बार एजुकेशन का, कई बार हिंदी बोलने का कुछ ना कुछ भय होता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये अपने फेलियर की कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। जब मैं बीटेक किया था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे 5 बैक लगे थे, और उसके बाद से कोई भी ऐसा सेमेस्टर नहीं था जिसमें 80% से कम लिया। जब मैं ये बात बता रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट सेम में 5 बैक थे, उसके बाद के सभी सेमेस्टर में मेरे 80% प्लस थे। तो उस 5 बैक के कारण ये था कि मैं आरडीसी के सिलेक्शन के लिए गया, अपनी मैं अपने सिलेक्शन के लिए गया। मेरा बड़े आराम से सिलेक्शन हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एनसीसी कर चुका था। मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, अपने लखनऊ के स्टेट्स के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं दिल्ली गया, दिल्ली मतलब कि राजपथ। कोई भी व्यक्ति जिसने एनसीसी की हो या आर्मी को जानता हो, उसके लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो कभी राजपथ पे चले, क्योंकि जब हम राजपथ पे चलते हैं, आपके दाहिने आपके देश का झंडा पूरा विश्व देख रहा होता है, आपके देश के राष्ट्रपति आपको सैल्यूट कर रहे होते हैं, और पूरे देश से जितने लोग आए होते हैं उनमें से सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट होते हैं। पूरे देश में से सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट होते हैं। और उसका जब सिलेक्शन था, हम लोग एक लाइन में खड़े हुए। मुझे, मेरी टीम को, हमारे यहाँ के अधिकारियों को, सबको पता था कि ये कैसे कैसे करके यहाँ तक तो आ गया, क्योंकि इसकी राइफल ड्रिल अच्छी थी। मुझे मेरे उत्तर प्रदेश से बेस्ट कैडेट चुना गया था, तो मेरा आना तय था। मैं दिल्ली में आया, एक 16 लोगों की लंबी सी लाइन राजपथ से पहले हम लोग की लगाई थी सिलेक्शन की, कि लोगों का सिलेक्शन हो, जिसमें पूरे देश के बच्चों को मिक्स कर दिया गया था, ताकि किसी को ये शक ना, मतलब ये ना कहा जाए कि पार्शियलिटी हुई है किसी प्रकार की, कि यूपी के बच्चे ज्यादा स्टार्ट लिए, पंजाब के बच्चे ज्यादा स्टार्ट लिए, ऐसा कुछ ना हो कि पूरे देश के बच्चों को लोग मिक्स कर देते हैं। तो मैं एक लाइन में खड़ा हुआ। मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए, मेरे साथ हरियाणा और पंजाब के लड़के थे। हरियाणा और पंजाब के लड़के का मतलब कि 6 फुट 4 इंच प्लस। तो मैं किसी की भी छाती से थोड़ा नीचे ही था, किसी की भी छाती से बहुत थोड़ा नीचे। और दुर्गति दिल्ली की ये थी कि जो शायद सबसे छोटी लड़की आई होगी पंजाब या हरियाणा की, मैं उससे भी इतना छोटा ही रहूंगा। तो मैं वो करने के लिए दिल्ली पहुंचा, वहां पे मैं खड़ा था। अब कमांडर ने वहां से कमांड दिया, तेज चल। हम लोग एक शूज पहनते हैं आर्मी में, जिसको डीएमएस कहते हैं। जैसे ही तेज चल का कमांड हुआ, अच्छा मेरी हाइट छोटी थी और शूज में से मैं आवाज भी चाहता था, तो मैक्सिमम लोग जो सर्विसेज में होते हैं, आर्मी में होते हैं, वो लोग ये चीज करते हैं कि अपने जूते के नीचे घोड़े की नाल लगाते हैं। एक तो उससे थोड़ी साइड बढ़ती है, दूसरा उससे ये होता है कि आवाज अच्छी आती है। तो मैंने अपने जूते के नीचे वो घोड़े की नाल लगाई थी। उसमें मैंने अपनी पैर में 4 एक्स्ट्रा सॉक्स पहने थे कि थोड़ी तो हाइट बढ़ेगी ड्रिल करने के टाइम पे। और वो करने के बाद मैं सिलेक्शन के लिए खड़ा था। जैसे उसने कहा तेज चल, मैंने शूट किया। शूट मतलब पहला पैर एकदम उसके हवा में उठाया और उसे जमीन पे मारा। पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरे कदम में मेरे जूते की जो आगे की शोल थी वो पूरी बाहर। मैंने, मेरे जितने भी पैर थे वो कम से कम मेरे पेट से ऊपर थे, मतलब मेरी छाती के लेवल पे थे, जो जनरली लोग शूट में उठाते हैं। और वो सबके लिए शॉकिंग था, इतना पैर कैसे उठा रहे। जब तीसरे कदम में मेरे जूते का वो शोल बाहर आया, तो जिस कील के साथ वो घोड़े की नाल ज्वाइंट थी, वो सारी की सारी वहीं पे थी जूते में। और मेरे चौथे पैर पे वो सारी की सारी कीलें बंच ऑफ थी मेरे पैर के अंदर। और लिटरली मैं उस कील को अपनी हड्डियों में फील कर रहा था।
टक से आवाज, और वो जैसे ही टक से आवाज थी, आपको कभी डामर रोड पे खून विजिबल नहीं दिखेगा, काले सड़क पे लाल खून नहीं दिखता है जल्दी। उन 4 शख्सों के बाद भी मेरे अगले ही कदम पे मेरे को खून मेरे सामने दिख रहा था, मेरे पैर का। मेरी बॉडी लिटरली शिवर कर रही थी कि मैं अब बेहोश होके गिरूंगा, मैं अब बेहोश होके गिरूंगा। और मैंने अगला पैर भी उसी स्पीड से मारा, और अब की बार मुझे फील हो रहा था कि मेरी हड्डियों के अंदर वो कील जा चुकी है प्रॉपर। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, मेरे को बस ये था कि मेरे को अभी छोड़ना नहीं है, जब तक मैं खुद से बेहोश होके नहीं गिरूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने अगला कदम रख लिया था, तब तक आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने मुझे अपनी आर्मी की भाषा में, जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता हूँ, उसमें मेरे को रुकने का ऑर्डर दिया। मैं वहां पे रुका, उसने कहा ऐसे करेगा तो मर जाएगा, आगे करना है? मैंने कहा यस सर आगे करना है। तब जूता चेंज कर दिया मैंने अपना, तुरंत उस शूज को साइड किया। मेरे साइज के किसी भी लड़के के पास वहां पे जूते नहीं थे, 7 नंबर, सब 9+ वाले थे। एक बहन जो जूनियर विंग से आरडीसी करने आई थी, उसने मेरे को अपना जूता दिया। अब वो बहुत बड़ा टास्क था कि हड्डियों के अंदर की घुस गई है और आपकी पूरा पैर उसके अंदर गया हुआ, उसको किस तरीके से निकालना है। तो किसी भी तरीके से वो निकला, वो पूरा खून निकलना। फिर अगले जूते को मैंने पहना, मैं वापिस वहां पे खड़ा हुआ। फिर कमांडर ने कहा तेज चल। इस बार पहला कदम और दूसरे कदम में फिर वही जूता, फिर वही पैर जहां से खून आ रहा था, फिर से वो शोल बाहर, सेम पैर का पूरा शोल दोबारा बाहर। इस बार कमांडर ने कहा कि वहीं पे जहां खड़ा है वहीं पे रुक जा, यहीं से सलामी शस्त्र करके दिखा। सलामी शस्त्र एक अलग पोजीशन है जिसमें आप राइफल के साथ पूरा अपना ड्रिल करके दिखाते हैं। मैंने वो किया, बगल से किया, उन्होंने कहा रुक जा। मुझसे पहले करीब 43 बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे पैन इंडिया लेवल की। कमांडर ने 43 बच्चों का वापस जाओ और मिल जाओ, मुझे अकेले को एक तरफ खड़ा किया। और उसके बाद उस ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने अपने स्टाइल में निकालते हुए कहा कि पूरी 2012 की कंडीजेंट इस लड़के के हाइट से बनी। तो उस साल की पूरी भारत की कंडीजेंट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बनाई गई कि इसके हाइट के लड़कों को छाटो, उसका सिलेक्शन होगा। पूरी 2012 की कंडीजेंट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग राजपथ पे चली। और हम लोगों ने बहुत आराम से इस मार्च पास्ट को कंप्लीट किया। तो आप सभी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि यार ये मेरे को ऑर्गन आउट कर रही है, बिलीव में हमारा स्ट्रेंथ सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, और उसे हमें कभी भी नहीं खोना। और हम सभी लोगों की लाइफ, एक आखिरी एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो हम सभी लोगों की जो लाइफ है वो बिल्कुल इसी की तरह है, इस 500 के नोट की तरह। अगर भैया का नाम मान लीजिए रवि है, तो ये लाइफ बिल्कुल ऐसी है। और ये इसका आया सेशनल 2 बैच, ये आया सेमेस्टर, उसके बाद आया टीचर का प्रेशर, सीनियर, पेरेंट्स, परिवार, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हालत हो गई आपकी। मगर विश्वास करिए, जिस दिन आप इसे वापस खोलेंगे ना, आप इसको 2-3 और मार दो, उसके बाद भी आप इसे वापस खोलोगे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल वही है। मार्केट में फिर भी 500 का ही बिकता है, ठीक है। तो लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, बट बिलीव मी भाई, हमारी जो वैल्यू है वो वही है, उसे हमें खोना नहीं है। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। फर्स्ट डिटर्मिनेशन, सेकंड डेडिकेशन एंड थर्ड डिलीवर। Just be and you will be a different person. Once again, मैं फिर से भारत माता की जय के साथ अपने साथी हरिकांत जी को बुलाना चाहूंगा कि वो भी आपके पास आकर आपको संबोधित करें। बहुत धन्यवाद सर। अभी सब लोग आदरणीय दुर्गेश जी को सुन रहे थे। सबसे पहले तो मैं MIT के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं कि आज, और आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इतने संयम से अपने जीवन में और आगे कामयाब बनने के लिए किसी को सुना। जब जीवन में आप किसी एक व्यक्ति के लिए ताली बजाते हैं तो आने वाले वक्त में लाखों लोग, लाखों की संख्या में आपकी ताली बजाते हैं, ऐसा विश्वास रखिए। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए।
ये बहुत लोगों में निश्चित ही आप सबकी ऐसी है, जब पुरस्कार मिलने की ख्वाहिश है आप सब में, जब आप सब कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हैं, एक जज्बा बहुत बड़ा है आपके पास काम करने के लिए। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूँ और देश भर में खेल और खिलाड़ियों के विकास और उत्थान पे काम करता हूँ। हायर एजुकेशन स्कूल्स जो है, यूनिवर्सिटीज हैं, देश के वो सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ में जहाँ पे मेरी जरूरत पड़ती है। अभी सर हाल ही में मुझे सर ने कुछ दिखाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एजुकेशन है, इस पटियाला से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। और उत्तर प्रदेश से मैं अकेले था, देश में 20 सीटें होती हैं जिसको मैंने क्वालिफाई किया था और यूपी से अकेले मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो वहां पे पढ़ाई के बाद फिर हम लोगों ने भी एक बहुत बड़ी उपलब्धियां ली। उसके बाद बहुत सारे लीग इवेंट्स कराए, बहुत सारे उसके लाइव टेलीकास्ट भी हुए सोनी टीवी चैनल में, जी में, डीडी स्पोर्ट्स में कई बार वो इवेंट्स आते रहते हैं जो हम लोग कराते हैं। तो बेसिकली मैं आज तो दुर्गेश जी को सुनने के बाद, भाई साहब को सुनने के बाद तो मेरा कुछ बहुत ज्यादा बताना नहीं रहा, लेकिन छोटा सा वृत्तांत केवल 2 मिनट का आपको बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप जहां भी जो भी आपका पैशन है अपनी लाइफ में, उसको आप पूरा करिए। ये बात याद रखिएगा कि एक कामयाब व्यक्ति को हर व्यक्ति जानता है और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे मुझे पता था कि ये लड़का कामयाब होगा, बीटेक कर रहा था तभी मैंने बता दिया कि अरे ये तो आईएएस क्वालिफाई करना है, पता था मुझे कि ये लड़का बहुत अच्छा करेगा। वो लोगों के अपने कयास होते हैं, लोगों के अपने भाव होते हैं, वो सकारात्मक स्तर पे होते हैं, नकारात्मक स्तर पे होते हैं, ये वही लोग तय कर सकते हैं, हम लोग नहीं तय कर सकते। मैं बहुत छोटे से जनपद में था, पहले मेरे फादर के आर्मी में थे तो हम लोग पहली पोस्ट पे, मेरे फादर तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी थे मेरे फादर, तो वहीं पर पोस्ट मेरे पास। तो हम लोग फिर अपने ग्रेजुएशन पर फतेहपुर आए, कारगिल में ट्रांसफर हुआ तो हम लोग फतेहपुर आ गए। तो वहां चूंकि बाबा जी और दादी जी का संरक्षण था, फिर मैं स्पोर्ट्स करता था बचपन से और वहां मुझे स्टेडियम में मिला था खेलने के लिए। जब मैंने पता किया तो पता चला कि पहली बार खेल विभाग में कोई विभाग नहीं होता है, मुझे पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी होता है कोई ऐसी चीज। तो फिर मैं वहां तक पहुंचा, फिर पता चला कि हमारे यहाँ तो स्टेडियम ही नहीं, बहुत छोटे थे हम लोग। फिर 4-5 मित्र बन चुके थे उस समय जनपद फतेहपुर में, और 2002 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद प्रदेश में उस समय आरके चौधरी जी खेल मंत्री हुए और हम बहुत खराब रास्ता थी। आज जो सफर हम 1.5-2 घंटे में पूरा करते हैं फतेहपुर से लखनऊ राजधानी का, वो सफर 7 घंटे का था। और सुबह 5 बजे की बस में बैठ के और हम लखनऊ पहुंचे पहली बार इजाजत लेके अपने घर वालों से, और माननीय खेल मंत्री जी के पास पहुंचे गए किसी तरह। छोटे थे हम लोग बहुत, तो हम लोगों को यही पता चला, हमें लगा कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। आज समझ में आता है कि वो डर गए थे हम लोगों से। हम लोग छोटे छोटे कुछ बच्चे पहुंच गए थे और वहां बहुत सारे पत्रकार साथी भी थे, जैसे कि हमारे आदरणीय अजय चौधरी जी बीच बीच में युवाओं की और समाज में विभिन्न क्षेत्रों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, समाज को सही आईना दिखाने का भी काम करते हैं, उनका सहयोग करते रहते हैं। तो उसी तरीके से वो डरे मुझे लगा, और उनके स्टाफ में हम चारों स्टेडियम के किसी जमाने में जमीन लाट में थी और आज तक स्टेडियम नहीं होता है हम लोगों के लिए। तो फतेहपुर में हम रहते हैं और हमें खेल के मैदान चाहिए। ये वो 2002 से ये एक प्रतिशोध लेना था सरकार से, मान लीजिए अपने समाज के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना, ये भाव बड़ा सा आया मेरे अंदर। फिर माननीय मंत्री को समझ में आया कि ये करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने मीडिया का साथ लिया, उन्हें लगा कि ये करना पड़ेगा। तो एक दिन हमारे यहाँ पुलिस वाला आया, एक पुलिस वाले ने एक लेटर दिया, तो घर वाले डर गए कि भाई न्यूज कैसे आ गई, क्या बात हो गई। वो प्रोटोकॉल देने आया था माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी फतेहपुर आ रहे थे और पहली किस्त 2003-4 के आसपास में उन्होंने 50 लाख रुपए फतेहपुर दिया, और उस समय 50 लाख रुपए किसी स्टेडियम को मिलना बहुत बड़ी बात थी, एक बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल के लिए। तो मुझे तो पता नहीं था, प्रोटोकॉल आया तो ये हुआ कि लोग गाड़ी वाड़ी से जाते 4 व्हीलर से, तो हम लोग तो छोटे थे, हमारे साइकिल में बढ़िया तेल भी लगा के उसको
दोनों के एकदम टाइट किया। हमने कहा भाई मैं अपनी साइकिल से जाऊंगा मंत्री को रिसीव करने, क्योंकि हेलीपैड पे हमको रिसीव करना था। फिर मैं अपनी साइकिल से गया, क्योंकि घर में अलाउ नहीं था कि हम लोग बाइक चला सके, बहुत छोटे थे, कार भी उस समय नहीं थी मेरे पास, तो किसी से मांगना मुझे उचित नहीं लगा। तो मैं अपनी साइकिल से गया वहां पर हेलीकॉप्टर पे, माननीय मंत्री जी को रिसीव कर। माननीय मंत्री जी रिसीव हुए, बैठे हुए, कहा मिश्रा जी आओ, बैठ जाओ। बड़े उससे उलझन वाले मन से सीढ़ी पर डायरेक्ट में कर चुका था हमको काफी। तो हमने कहा नहीं माननीय मंत्री जी आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। उन्हें 50 लाख रुपए स्टेडियम के लिए लेके आए। फिर उसके बाद खेल मंत्री दूसरे हुए तो वो इतफाक से फतेहपुर के हो गए। तो उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज फतेहपुर जनपद में हमारे पास 100 करोड़। फतेहपुर के लिए इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो 20 सबसे बड़ी अत्याधुनिक जिम सेंटर हैं जनपदों में खेल निदेशालय के, उसमें से एक फतेहपुर भी। 1 करोड़ की कीमत से हमारे यहाँ आप सोचिए 1 करोड़ की मशीनें कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं। आपको बहुत खुशी होगी कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कहूंगा कि मैंने 62 खेल के मैदान, 62 खेल के मैदान 28,70,000 रुपए की कीमत से अपने जिला प्रशासन के माध्यम से, अपने जिलाधिकारी, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने जनपद फतेहपुर में बनवाया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां आपकी चाह आपके साथ होगी। मित्रों, नाकामयाबी और कामयाबी के बीच फासला आप केवल एक निर्णय का होगा। अपने जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो वो भी आपको निर्णय लेना होगा, और नाकामयाब होना है तो वो भी निर्णय आपका खुद का होगा। लेकिन आपकी मंजिल क्या होगी वो आप खुद तय करने वाले हैं आने वाले समय। हम लोग आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एकल अभियान, एकल फ्यूचर के माध्यम से गांव के शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे निर्धन लोगों के पास पहुंचने का काम कर रहे हैं कि उन्हें शिक्षा के साथ साथ खेल भी उनका एक नैतिक अधिकार बने, उनका मानवाधिकार के रूप में खेल है। मेरी बड़ी मुहिम है आपकी उच्च शिक्षा को लेकर के। अभी मैं आदरणीय गवर्नर साहब से मिला, राजस्थान के हायर एजुकेशन जो हमारे यूजीसी के सेक्रेटरी है इस समय, अभी हाल ही में आए, उनसे भी मैं मिला इस चीज को लेकर के, जैन साहब से। तो मैंने उन्हें कहा कि किसी खिलाड़ी को बाध्य न किया जाए, किसी भी स्टूडेंट को बाध्य न किया जाए। मुझे लगता है ये सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन के बैठे हैं, इन्हें बाध्य न किया जाए कि हमारे विश्वविद्यालय में केवल 4 खेल होते हैं, या हमारे विश्वविद्यालय में 20 खेलों की लिस्ट है, आपको इन्हीं में खेलना पड़ेगा, चॉइस करनी है। हमारे कैलेंडर में दूसरा खेल नहीं है। क्यों? जब एआईयू ने लिस्ट निकाली है 67 खेलों की, तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का अधिकार है कि 60 में से कोई भी खेल वो चुन सकते हैं, और वो व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से मूवमेंट चलाने की जरूरत है, एक जन आंदोलन की जरूरत है। वो जन आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी हो और राष्ट्र के हित के लिए हो। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, खेल के क्षेत्र में। एमआईटी से हम लोग काफी पहले से जुड़े हैं। हमारे बीच आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी यहाँ पे होकर एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। एमआईटी में आज से 1 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा लोगों का बहुत बड़ा कैंप लगाया था। 15 दिन हम लोग यहीं पर थे सर, और बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिला था। एमआईटी का जो अनुशासन देखने को मिला वो बहुत अच्छा देखने को मिला, और टाइम से बच्चों का खान पान था, और टाइम से फैकल्टी आके पूछती थी कि बच्चे ठीक है कि नहीं, कोई परेशानी हो बताइएगा। हमारे खिलाड़ी बच्चे सब यही रुके थे, और नेशनल लेवल का वो कैंप लगा हुआ था। तो बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ पे फील हुआ, एक परिवार के जैसे फील हुआ, और ये मौका मिला। और मेरा आग्रह आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब ने स्वीकार किया था जब, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एमआईटी को भी एक पारिवारिक स्नेह जो उन्होंने मुझे दिया था पिछली बार। गुलाल साहब भी थे यहाँ पर, चेयरमैन साहब भी थे, और सभी लोग थे, और आज आपसे मुझे भेंट हुई, आपका भी बड़ा स्नेह मिला। तो इसलिए मेरा मन किया कि हम सभी स्टूडेंट्स एक युवा संवाद जरूर स्थापित करेंगे। मुझे लगता है अपने समय को, बहुत समय का प्रबंधन अपने जीवन में जरूर करिएगा। सुबह कितने बजे उठते हैं और रात में कितने बजे सोएंगे, क्या काम खत्म होगा और काम करना है, पूरे महीने का एक चार्ट आपका जरूर बना होना चाहिए। और लाइफ में समय से जो नहीं चला उसको समय ने कभी नहीं पकड़ा, और ना उसका कोई वेट नहीं किया। इसलिए समय के साथ चलना है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।
नक्सल खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। ये बिग हैंड। आप सब टीचरों को सम्मानित करना चाहेंगे। मैं हमारे चीफ डॉक्टर साहब हैं हनी जी, आप सभी मुकेश जी को यहाँ की यादगार देकर सम्मानित करें। हमारी तरफ से हनी सी भेंट। रविकांत जी ने आप खेल की जोत जगा दी है। फिर से आप सब लोग बोले खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। रविकांत मिश्रा जी के साथ तो युवाओं एक बार फिर से जय हिंद। और कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन फिर से हम सब लोग साथ मिलेंगे और इस तरह से युवा जोश को जगाते रहेंगे।